हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी विथ मी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। इससे बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि इसको कैसे हम लोग पहचानते हैं, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इसमें देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। यहाँ पे चैप्टर का नाम ही दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रियाएं और एवं समीकरण, यानी कि इसमें हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। सबसे पहले देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। इसको बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया। इसके पहले हम लोगों ने देखा है अभिक्रियाओं के बारे में भौतिक परिवर्तन। कक्षा 9वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे क्या होता है, पदार्थों की अवस्थाओं में तो परिवर्तन होगा ही, लेकिन साथ ही साथ उनके गुणों में भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे तो किसी तीसरे पदार्थ का जब निर्माण करेंगे तो तीसरा पदार्थ कुछ अलग ही गुणधर्म का होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं में इसका परिभाषा ही होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए गुणधर्म वाले तीसरे उत्पाद का निर्माण करते हैं, तीसरे उत्पाद का निर्माण करते हैं, या बोल सकते हैं पदार्थ का निर्माण करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया, इस प्रकार की क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। यानी कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और किसी तीसरे नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है ना, वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं कि हमने ले लिया H2। क्या ले लिया हमने? H2 ले लिया। और H2 किस फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में होता है।
यहाँ पे जैसे ही हम लोग इसका कराएंगे रिएक्शन O2 से, O2 भी किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, और जैसे ही हमने रिएक्शन कराया तो देखेंगे कि जो आपका H2 और O2 होता है ये आपस में कॉम्बिनेट होकर के यानी संयोजित होकर के जुड़ करके H2O का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, H2O का निर्माण करता है। और ये जो फॉर्म होता है इसका वो होता है लिक्विड। कैसा होता है, लिक्विड होता है। तो हमने लिया हाइड्रोजन, ये क्या है आपका, हाइड्रोजन है, और ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है, और दोनों कॉम्बिनेट होकर के हाइड्रेट का निर्माण किए यानी कि जल का निर्माण किए, इसी को जल ही बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका हाइड्रोजन था ऑक्सीजन था, दोनों ने जुड़ करके जल का निर्माण किया। यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन होता है ये भी क्या करता है कि जो अग्नि होती है या आग होती है उसकी सक्रियता को क्या करता है, बढ़ाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी आग लगता है, यानी ये दोनों के दोनों आग को लगाने के एक प्रकार के कारक हैं। और यहाँ पे देखा यह जा रहा है कि जो चीज इनके कॉम्बिनेट होने के बाद बन रहा है, जो जुड़ने के बाद बन रहा है, इसका पूरा नेचर ही बदल जा रहा है। यहाँ पे जो जल बन रहा है यह आग बुझाने का कार्य करता है, और ये दोनों अलग है तो आग को लगाने का कार्य कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान जो आपका जल बना है इसके गुणों में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी नए गुणधर्म वाले तीसरे पदार्थ का आपस में मिलकर के निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही हम ले सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग कॉपर सल्फेट लेते हैं। कॉपर सल्फेट में जैसे ही हम लोग जिंक की छड़ डालते हैं ना, जिंक की छड़ डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है ना ये होता है नीला। कैसा होता है, नीला। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है नीला सॉल्यूशन, यानी कि ब्लू सॉल्यूशन होता है, नीला होता है इसका कलर, ठीक है। और जैसे ही इसमें जिंक को डालते हैं, यानी कि जिंक की छड़ को जैसे ही डालते हैं तो देखा यह जाता है कि इसका जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। और यहाँ पे बन जाता है आपका जिंक सल्फेट प्लस जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर आपका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और छेपित हो जाता है। नीचे भूरा कलर का प्रिस्प्रेट के रूप में ये क्या हो जाता है, बैठ जाता है। ये भूरे कलर के प्रिस्प्रेट के रूप में पीपीटी के फॉर्म में, पीपीटी का मतलब क्या होता है, अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है। और ये जो चीज बनता है ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। यानी कि जो कलर इसका था नीला अब इसके कलर में क्या हो गया, चेंजिंग हो गया। तो देख रहे हैं इसके गुणों में क्या हो जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। जो पहले कॉपर सल्फेट था वो बाद में क्या हो जा रहा है, जिंक सल्फेट हो जा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है ये क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो किसी नए गुणधर्म वाले तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पदार्थों के गुणों में परिवर्तन होता है, साथ ही साथ बहुत कुछ में परिवर्तन होता है। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पॉइंट और भी देख लेते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं ना, जैसे रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक। यानी तीन तीर के जो इधर लिखा हुआ है ये टोटल क्या है, अभिकारक, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया को कराने का ये कार्य कर रहे हैं। और जो चीज बनता है इसके दौरान ना ये होता है उत्पाद। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जिस चीज का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, ये टोटल तीर के इधर जो है इनको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यानी कि ये जो होते हैं इनको बोलते हैं अभिकारक, यानी ये अभिकारक है। अभिकारक इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो चीज इधर बना है इसको बोलते हैं हम लोग उत्पाद, यानी कि इसको हम लोग उत्पाद बोलेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट।
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। तो कहने का मतलब क्या है, अभिक्रिया कराने के लिए किसी न किसी चीज की आवश्यकता भी पड़ती है, जो जिनको हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक भी कहते हैं। उत्प्रेरक आपके दो प्रकार के होते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अभिक्रिया में खुद तो शामिल नहीं होंगे, लेकिन अभिक्रिया के वेग को या गति को क्या कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं, और वो अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए या अभिक्रिया गति को घटाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन सामान्य रूप से 10वीं में आप लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, अभिकारक और उत्पादों के बारे में, और क्या रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, क्या इनके प्रकार होते हैं। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद चर्चा करेंगे कि जो इसके कारक हैं, जो होने वाले परिवर्तन हैं, और रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस कैसे करते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं आगे। तो अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के कुछ भागों के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्या होता है, अभिकारक को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है, तो रिएक्टेंट क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। यानी जैसे कहने का मतलब क्या है, हम कोई अभिक्रिया लिख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ए और बी नाम का कोई तत्व है और ये सी प्रकार का उत्पाद बना रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए और बी मिलकर के सी बना रहे हैं, तो ये जो आपके होंगे ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अभिकारक। और जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं या निर्मित होते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निर्मित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हूं A प्लस बी और बन रहा है कोई C। जैसे कहने का मतलब हमने A और B लिया और ये जो C बन रहा है, ये जो होता है आपका क्या होता है, उत्पाद होता है। तो यहाँ पे अभिकारक क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया में न भाग लेता है न बनता है, ये जस का तस पड़ा रहता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के गति को प्रभावित करने के लिए जो योगदान होता है, ये उत्प्रेरक का ही होता है। उत्पाद को हम लोग इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और इसी प्रकार जो आपका उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उत्प्रेरक को हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। यानी कि इसको कैटलिस्ट कहते हैं। ये जो कैटलिस्ट होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया को, ये रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के यहाँ पे बीच में रहेगा वेग को
प्रभावित करते हैं। यानी करेगा ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होता है, ये जो उत्प्रेरक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक हम लोग लेते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, ये वेग को क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो जो वेग को घटा रहे हैं ये क्या कहलाएगा आपका, विष। और जो रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देते हैं इन्हें हम बोलते हैं वर्धक। यानी वर्धक जो उत्प्रेरक होते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। यानी ये वेग को क्या करेंगे, ये वेग को क्या करेंगे, बढ़ा देते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि वर्धक उत्प्रेरक का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देगा, और विष उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर देगा, घटा देगा। लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया की गति को केवल प्रभावित करते हैं, उसमें भाग नहीं लेते हैं। ये हो गए पार्ट रासायनिक अभिक्रियाओं के। अब देखेंगे हम लोग कुछ अन्य भी होते हैं, जैसे कहने के बाद रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या परिवर्तन हो सकता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन होता है, यानी कि होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। तो अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसा पहला परिवर्तन क्या होता है, जो हम सभी लोग देखते हैं कि पहला परिवर्तन क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन। किसे परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों की अवस्थाओं में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी कि अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसमें परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। इसका एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं, जैसे अभी हमने लिया था H2, और H2 जो हमने लिया था ये किस फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म में था। और इसकी रिएक्शन हमने कराया था O2 से, ये भी किस फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म में था। और जैसे ही हमने देखा कि ये दोनों कॉम्बिनेट हुए तो ये बन गए H2O, और यहाँ पे जो H2O बना ये किस फॉर्म में बना, लिक्विड फॉर्म में बना। तो इसके दौरान क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा है। यहाँ पे और भी देख सकते हैं, जैसे हमने अभी लिया था कॉपर सल्फेट। क्या लिया था, कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट जो होता है ये किस स्टेट में होता है, एक्वस में होता है, जलीय अवस्था में होता है। इसकी क्रिया जैसे ही कराते हैं हम लोग जिंक से, जिंक जो होता है ये सॉलिड में होता है। और यहाँ पे देखते हैं ये चीज कि जो चीज बनता है, यहाँ पे जो चीज बनता है वो बन जाता है आपका जिंक सल्फेट। यानी जिंक सल्फेट अब किस में हो जाता है, एक्वस में हो जाता है। और जो आपका कॉपर सल्फेट होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो या इसके दौरान अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान पदार्थों की अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये सॉलिड स्टेट में होता है। जैसे ही इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग H2O के साथ, यानी कि लिक्विड के साथ, तो जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बन जाता है कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड, या इसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, या चूने का पानी कहते हैं। ये किस स्टेट में होता है, तो ये हो जाता है आपका एक्वस स्टेट में, यानी कि जलीय अवस्था में हो जाता है। तो देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान क्या होते हैं, अवस्था में क्या जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है। यानी पदार्थ कुछ और रहेगा किसी और अवस्था में, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी और अवस्था में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान पदार्थों की अवस्था में क्या जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। अगला पॉइंट है जो दूसरा हम लोगों को पता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान रंगों में भी क्या जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
रंगों में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? रंगों में परिवर्तन हो जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसमें परिवर्तन हो जाता है? रंगों में परिवर्तन। जैसे कहने का मतलब क्या होता है, हम लोग लेते हैं लोहा, लोहा को देखते हैं चमकता हुआ सफेद धातु एक प्रकार का होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब ऐसे ही वो वायु के या नमी के संपर्क में आता है तो अपने रंगों में परिवर्तन कर लेता है और लाल और भूरे कलर का हमें दिखाई देता है। यानी कि जो आपका Fe होता है, यानी कि जो आपका लोहे पे जंग लगने की क्रिया होती है, उसमें उसके दौरान जो चीज बनता है यानी जंग का निर्माण होता है, वो क्या होता है? उसके रंगों में परिवर्तन। जो पहले लोहा सफेद चमकदार था, अब वो क्या हो जाएगा? लाल या भूरे कलर का हो जाता है। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, यानी कि जो तांबे की लोटियां होती है वो आपका कैसा होता है? वो भी आपका भूरे टाइप होता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ दिनों बाद देखते हैं हम लोग जल उसमें यूज करते हैं बार बार, तो वो क्या करता है? नमी के संपर्क में आता है तो एक हरे कलर का लेप बना लेता है, जिसको कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। और भी देख सकते हैं, जैसे कहने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी धातुएं ऐसी होती हैं जो अपने कलर में परिवर्तन कर लेती हैं। जैसे देखा यह भी जाता है कि जो आपका क्लोरीन होता है, ठीक है, क्लोरीन को छोड़ते हैं, आयोडीन सभी लोग जानते होंगे। आयोडीन जो होता है, ये जैसे ही आयोडीन आता है किसके संपर्क में? एल्केन के संपर्क में, यानी कि कार्बन के संपर्क में, कार्बनिक पदार्थों के संपर्क में, तो ये Ri बनाता है, यानी कि एल्केन आयोडाइड बनाता है। और वो कैसा कलर होता है? पीला कलर होता है। तो यहाँ से हम लोगों को संदर्भ में पता चल रहा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग Fe के दो प्रकार के आयन होते हैं। Fe पे 2+ भी होता है और Fe पे क्या होता है? 3+ भी होता है। 2+ वाले को फेरस बोलते हैं और 3+ वाले को फेरिक बोलते हैं। यहाँ पे इस वाले को लेते हैं, मान लेते हैं Fe पे 2+ वाला है और ये क्या किया? ऑक्सीजन से क्या किया? रिएक्शन किया। तो जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा इस कंडीशन में FeO, यानी कि फेरस ऑक्साइड। ये जो चीज बना ना, इसका नाम क्या होगा? फेरस ऑक्साइड होगा, फेरस ऑक्साइड। यानी फेरस ऑक्साइड का क्या होता है? निर्माण होता है। फेरस ऑक्साइड का क्या होता है? निर्माण होता है। उसी तरह जो आपका फेरिक आयन है, इसको लेते हैं तो इसकी भी रिएक्शन कराएंगे हम लोग, फेरिक आयन की क्रिया कराएंगे O2 से। तो जब भी फेरिक आयन का रिएक्शन कराएंगे O2 से तो देखेंगे कि ये बनेगा Fe2O3। यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, यहाँ पे 4 लगा देंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन जैसे ही किया रिएक्शन तो ये चीज बना, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। जब ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो लोहा के जो जंग होते हैं उसमें फेरस ऑक्साइड की भी मात्रा होती है और फेरिक ऑक्साइड की भी मात्रा होती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो आपका फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड है, दोनों को जैसे ही मिक्स करते हैं, यानी कि आपका क्या FeO प्लस Fe2O3, और जैसे ही मिक्स करेंगे ना तो जो चीज बनेगा वो क्या बनता है? बनता है वो Fe, कितने Fe हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, और O कितने हो जाएंगे? 3 1 4 हो जाएंगे। तो ये बनता है Fe3O4। और ये जो चीज होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग जंग। क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। ये जो आपका जंग होता है ये कैसे कलर का होता है? तो लाल या भूरे कलर का होता है। कैसा होता है? लाल भूरा कलर होता है। तो जो जंग होता है ये किस कलर का होता है? लाल या भूरे कलर का होता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनमें क्या हो रहा है? उनके रंगों में परिवर्तन हो रहा है। जो चीज बन रहा है रंग कोई और रह रहा है, लेकिन जो बन रहा है उसके रंग में क्या हो जा रहा है? परिवर्तन। ये जो है ये कैसा होता है? चमकदार सफेद होता है, चमकदार सफेद कलर का होता है।
सफेद कलर का होता है। देख रहे हैं कि इसके रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कलर में क्या जाता है, परिवर्तन हो जाता है। लीजिए इसके साथ उसके बाद और भी बताता हूँ कि कलर में चेंजिंग के लिए और भी उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। कुछ कटर ना। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ और उदाहरण जो रंगों में परिवर्तन के होते हैं। जैसे अभी मैंने लिख दिया था लाला, लेकिन उसको मैंने लाल में कन्वर्ट कर दिया। आप लोग भी लाल ही समझ लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो रंग का कलर होता है वो क्या होता है, लाल या भूरा होता है। वो गलती से लाला लिखा गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे दूसरा मैंने एग्जाम्पल देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग लेते हैं कापर। कापर जो होता है इसके भी दो प्रकार के आयन होते हैं। Cu पे 1+ होता है और Cu पे क्या होता है आपका 2+ भी होता है। क्लास 9th में इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। देख रहे हैं Cu पे 1+ है तो इसको बोलते हैं क्यूप्रस, और Cu पे 2+ होता है तो इसको बोलते हैं क्यूप्रिक। यदि ये क्यूप्रेस वाला आयन यदि यानी Cu पे 1+ वाला ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, जब ये किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से, तो जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो इस कंडीशन में बनाएगा Cu2O प्रकार का यौगिक, जिसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड बोलते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे हमने लिया कापर। कापर का हमने कौन सा आयन लिया, क्यूप्रिक आयन लिया। और ये जो क्यूप्रिक आयन है जैसे ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ लगा देंगे 2 और यहाँ लगा देंगे 4, तो रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसका नाम क्यूप्रस आयन है, यानी कि 1+ वाला लिया है, और यहाँ पे हमने क्या किया, 2+ वाला लिया है। जैसे ही इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो ये बन जाएगा 2CuO, और इसको बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। यहाँ पे क्या होता है, जो क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड इन दोनों का मिक्सचर होता है। जैसे ही हम इसका मिक्सचर मिलाते हैं Cu2O और प्लस आपका CuO, इन दोनों को जैसे ही मिक्स करते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड इन दोनों का मिक्सचर होता है, तो ये मिलता है हमें Cu3O2, ये चीज मिलता है। और जो ये चीज होता है ना, इसको बोलते हैं कापर ऑक्साइड। और ये जो कापर ऑक्साइड होता है ये किस कलर का होता है, तो ये हरा रंग होता है। कैसा होता है, हरा रंग होता है इसका, यानी कि हरे कलर का होता है। जो कापर था, जो तांबा था भूरे कलर का, लाल या भूरे कलर का, वो कैसा हो जाता है आपका, हरे कलर का, क्योंकि इसका जो रंग होता है वो होता है लाल या भूरा, हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि लाल या भूरे कलर का होता है, लाल नहीं होता है, गाढ़ा लाल होता है, ठीक है। और जो आपका लाल होता है या भूरा होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हरे कलर में। जैसे ही नमी के संपर्क में आता है तो कापर ऑक्साइड बना लेता है। तो देखते हैं हम लोग कि जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके दौरान किसमें परिवर्तन हो रहा है, रंगों में परिवर्तन हो रहा है। चांदी का काला होना, यानी कि जो आपका Ag होता है, ये Ag जब आपका रिएक्शन करता है किससे, O2 से, तो ये बनाता है सिल्वर ऑक्साइड। क्या बनाता है, सिल्वर ऑक्साइड बनाता है। ये जो चांदी होता है ये चमकदार सफेद होता है, चमकदार सफेद। और जैसे ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो ये जाता है काला। कैसा जाता है, काला कलर का हो जाता है। यानी कि सिल्वर ऑक्साइड कैसा हो जाता है, पहले चमकदार सफेद होता है, चमकीला धातु होता है, और जैसे ही ये ऑक्साइड बनाता है ये कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। यानी आप लोग देखे होंगे चांदी के जो आभूषण होते हैं वो कुछ या महीनों बाद या कुछ सालों बाद कैसे हो जाते हैं, काले काले कलर उस पर हो जाते हैं। यानी कि वो जो सिल्वर ऑक्साइड का परत उस पर चढ़ जाता है और उस कंडीशन में वो कैसा जाता है, काला हो जाता है। तो देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या हो रहा है, रंगों में परिवर्तन हो रहा है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद अगला पॉइंट बताता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अन्य भी क्या परिवर्तन होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगला परिवर्तन क्या है। अगला परिवर्तन के रूप में हम लोग कुछ भी देख सकते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गंध में क्या होता है, गंध में या स्वाद में परिवर्तन हो जाता है।
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसमें परिवर्तन होता है? गंध में या स्वाद में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो आपके रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे कहने का मतलब भोजन को हम लोग रख देते हैं तो गर्मियों के दिनों में ये क्या जाते हैं? बासी हो जाते हैं। क्यों बासी होते हैं? जैसे ये वायु के संपर्क में आते हैं तो भोजन ऑक्सीजन से क्या कर लेते हैं? क्रिया कर लेते हैं, और जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे अपने स्वाद में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, अपने गंध में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। और इस प्रकार की जो क्रिया होती है इसको हम लोग बोलते हैं, भोजन में यदि गंध में या स्वाद में परिवर्तन हो रहा है तो उसको बोलते हैं विक्री गंधिता। यानी गंध में क्या हो गया? परिवर्तन। विक्री गंधिता यानी गंध में विकृति उत्पन्न होने के कारण उसका जो पूरा का पूरा गंध था, उसका जो स्मेल था वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब देखते हैं जो अगला पॉइंट है, जैसे कहने को गंध में परिवर्तन के लिए उदाहरण भी बता देता हूं। जैसे भोजन के बासी होने के पश्चात, बासी होने के पश्चात, होने के पश्चात गंध में व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। स्वाद में परिवर्तन यानी कि इसके दौरान क्या होता है? गंध में और स्वाद में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं भोजन से जो मेथेन गैस निकलती है, वो मेथेन गैस का भी गंध क्या होता है? अजीब टाइप हो जाता है। H2S गैस होता है। यहाँ पे यदि हम लोग H2 को लेते हैं और हमने लिया सल्फर, यानी कि हम लोग लेते हैं H2 और हमने लिया S2, ठीक है ना? सल्फर, ये हमने लिया क्या? सल्फर गैस, ठीक है। और ये हमने क्या लिया? हाइड्रोजन गैस। जैसे ही इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है H2S। क्या बन जाता है? H2S। ये जो होता है ये क्या होता है? सड़े हुए अंडे के जैसे गंध देता है। कैसा देता है? सड़े हुए अंडे के जैसे गंध देता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या हो रहा है? गंध में क्या हो जा रहा है? परिवर्तन हो जा रहा है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गंध में भी परिवर्तन होते हैं। अगला पॉइंट जो होता है चौथा, कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। यानी इसके दौरान उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। उष्मा का उत्सर्जन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। यानी उष्मा उसमें क्या होती है? रिलीज होती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जैसे कच्चा चूना जो होता है, उसको जैसे ही हम लोग जल में डालते हैं तो उसमें से क्या होने लगता है? कि वो पानी खोलने लगता है। पानी खोलने का रीजन क्या होता है? कि जो उसके अंदर उष्मा थी वो क्या होने लगती है? बाहर आने लगती है, और वो धीरे धीरे उष्मा ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, जिससे पानी क्या होने लगता है? खोलने लगता है। जो आपका कच्चा चूना होता है ये होता है आपका CaO। ये किस स्टेट में होता है? सॉलिड में होता है। और ये किसका सूत्र होता है? कच्चा चूना। और जैसे ही इसकी क्रिया कराते हैं H2O से, यानी जल में इसको जैसे ही हम लोग क्या करते हैं? डालते हैं, तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो चीज बना ना, ये क्या होता है? इसके साथ साथ यही नहीं बनता है, क्या होता है? उष्मा भी क्या होता है? मुक्त होता है। यानी उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ऐसे ही क्या होता है कि देखते हैं हम लोग कार्बन लेते हैं और कार्बन की क्रिया करा देते हैं ऑक्सीजन से। जैसे ही कार्बन का दहन करते हैं वायु की उपस्थिति में तो देखते हैं क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और यही नहीं बनता है, इसके साथ क्या बनता है? उष्मा का भी निर्माण होता है। उसी तरह कार्बन की क्रिया कराते हैं हम लोग हाइड्रोजन से। जैसे ही हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो बनता है CH4, यानी कि मेथेन का निर्माण होता है। और इसके साथ किसका निर्माण होता है? उष्मा का भी क्या होता है? उत्सर्जन होता है। यानी कि उष्मा क्या होती है? मुक्त होती है। तो देख रहे हैं कि ये जो अभिक्रियाएं हैं इनके दौरान उष्मा का भी क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनके दौरान उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो ये जितनी भी है परिवर्तन, ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन है।
अभी एक आध दो और परिवर्तन देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद देखेंगे एक आध दो और परिवर्तन। तो अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उष्मा का भी अवशोषण होता है। यानी कि अगला जो पॉइंट है, जो है 5वां पॉइंट, इसमें क्या है, उष्मा का अवशोषण। उष्मा का अवशोषण यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो उष्मा होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी ग्रहण करता है। यानी कि कुछ उष्माएं जो होती हैं उनकी आवश्यकता होती है इस अभिक्रिया कराने के लिए। जो अभिक्रिया के दौरान उष्मा का उत्सर्जन हो रहा था उसको एक तरह से उष्मा क्षेपी भी अभिक्रिया कहते हैं, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और यहाँ पे उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, क्योंकि उष्मा का इसमें क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग एक महत्वपूर्ण यौगिक का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं अमोनिया। इसको बोलते हैं N2। जब नाइट्रोजन को, किसको, नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को क्या करते हैं, एक संबंधित 3 अनुपात में लेते हैं। यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन होता है ये किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। जो हाइड्रोजन होता है ये किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। जैसे इनके रिएक्शन कराते हैं उच्च ताप और उच्च दाब पर, उच्च ताप और उच्च दाब पर, इसके दौरान कुछ उत्प्रेरक भी होते हैं। उत्प्रेरक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं Fe या मोलिब्डेनम। Fe या मोलिब्डेनम। टेम्परेचर भी होता है। टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। दाब भी होता है। दाब होता है 200 से 400 ATM। कई सारे बुकों में कई तरह का लिखा हुआ है, तो ये दाब की कंडीशन होती है। और जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है अमोनिया का 2 मोल, यानी कि अमोनिया का निर्माण होता है। यानी किस फॉर्म में मिलता है, हमें लिक्विड में मिलता है। देख रहे हैं कि जो आपका नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन ये दोनों मिले तो किसका निर्माण किए, अमोनिया का। ये जो अमोनिया बना है ये क्या आपका नाइट्रोजन है, ये क्या आपका हाइड्रोजन है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जैसे ही मिक्स होते हैं Fe या मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये क्या बनता है, अमोनिया बनता है। ये जो Fe और मोलिब्डेनम है ये उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है, उसकी गति को प्रभावित कर रहा है। और जो चीज बन रहा है ये उत्पाद है, ये क्या है, अभिकारक है। देख रहे हैं कि इसके दौरान केवल यही नहीं बनता है, इसके दौरान क्या होता है, लगभग 21 किलो कैलोरी, 21 किलो कैलोरी उष्मा भी क्या होती है, यहाँ पे अवशोषित होती है। यानी इस अभिक्रिया के दौरान कि जो ये अभिक्रिया हो रहा है इसमें 21 किलो कैलोरी क्या होती है, उष्मा अवशोषित होती है। यानी कि उष्मा का इसमें ह्रास होता है। इसमें क्या हो रहा है, उष्मा का यदि ह्रास हो रहा है तभी इसको क्या दिया जा रहा है, उष्मा दिया जा रहा है। अगर उष्मा का इसमें उत्सर्जन होता है तो इसको उष्मा देने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे एक चीज हम लोग समझेंगे, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी में जब भी आपका हीट ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, अधिक होगा हीट ऑफ प्रोडक्ट से, यानी कि अभिकारक की उष्मा अत्यधिक होगी उत्पाद की उष्मा से, तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होगी, यहाँ पे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। यानी यहाँ पे उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। यानी उष्मा का यहाँ पे क्या होगा, उत्सर्जन होगा। उष्मा का उत्सर्जन। और यदि आपका हीट ऑफ रिएक्टेंट से अधिक है आपका हीट ऑफ प्रोडक्ट, तो ये आपका होगा उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया। और इसमें क्या होगा, उष्मा का अवशोषण होगा। यानी इसमें उष्मा का क्या होगा, अवशोषण होता है। तो ये हो गया कुछ कुछ होने वाले परिवर्तनों के बारे में जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होते हैं परिवर्तन।
एक और भी देख लेते हैं लास्ट, जो छठवां है आपका, कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेपों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अवक्षेपों का निर्माण होता है। अवक्षेपों का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? अवक्षेपों का निर्माण। जैसे दही का बनना, किसका बनना? दही का बनना कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। पनीर का बनना, कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जिनका ये निर्माण हो रहा है, ये कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। और इनके दौरान क्या हो रहा है? अवक्षेपों का, यानी कि दही क्या होता है? एक प्रकार का अवक्षेप होता है। दूध का क्या होता है? अवक्षेप होता है। पनीर क्या होता है? एक प्रकार का दूध का ही ये भी क्या होता है? अवक्षेप होता है। यानी कि अवक्षेपों का निर्माण होता है। और जो अवक्षेपों के निर्माण की ये जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग अवक्षेपण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण। यानी कि अवक्षेपण ये प्रक्रिया कहलाता है। और इसमें किसका निर्माण होता है? अवक्षेपों का निर्माण होता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इनके दौरान परिवर्तन क्या होते हैं, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है और प्रेरक क्या होता है। इसके बारे में आज हम लोगों ने अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है, और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसे ही इसका अगला वीडियो आएगा वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। उससे बोर्ड में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। आज ये जो आपका 10वीं के पहले चैप्टर का पहला दिन। तो आज इस वीडियो को देखेंगे आप लोग, और इसके अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।